Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 15th February 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about position of Deputy Speaker. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 Indian Polity point of view. सबसे पहले देखते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस लिखे गए हैं. तो आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि हाउस ऑफ द पीपल दैट इज लोकसभा शैल चूज 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस टू बी रेस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर. तो यानी कि लोकसभा में 2 लोगों को चुना जाएगा टू डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर. And when the office of speaker and deputy speaker becomes vacant, the house shall choose another member to be the speaker or deputy speaker. ये बात लिखी गई है आर्टिकल 93 में. मतलब आर्टिकल 93 के हिसाब से लोकसभा के अंदर 2 लोगों को आपस में से ही लोकसभा चुन करके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बनाएगी. सिमिलरली ऐसा प्रोविजन लिखा गया है फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. जस्ट लाइक लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होंगे एज पर आर्टिकल 178 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कैसे बनाए जाते हैं वो भी जरा समझिए. दे आर मेड एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्शन इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय लोकसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स. तो आपस में से ही जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं आपस में से ही वो लोकसभा के मेंबर्स चुन करके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का फैसला करते हैं. तो पहले स्पीकर को चुनाव किया जाता है एंड डेप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर हैज टेकन प्लेस. इन फैक्ट द डेट ऑफ इलेक्शन फॉर डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर हिमसेल्फ. मौजूदा स्पीकर हमारे लोकसभा के हैं ओम बिरला जी. 2019 से लेकर के अभी तक वो स्पीकर है एट प्रेजेंट, जबकि सुमित्रा महाजन जी उनके पहले लोकसभा की स्पीकर थीं. अगर स्पीकर के टर्म या ऑफिस की बात की जाए तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर रिमेन्स इन द ऑफिस यूजुअली फॉर द लाइफ ऑफ लोकसभा. तो जितने टाइम तक लोकसभा रहता है उतने वक्त तक स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर अपना पोस्ट होल्ड करते हैं. बट उसके पहले भी द स्पीकर मे वैकेट हिज और हर ऑफिस बिफोर द डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा. तो लोकसभा के डिजोल्यूशन से पहले भी स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर अपना ऑफिस को वो वैकेट कर सकते हैं इन 3 केसेस. फर्स्ट, इफ़ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, तो किसी कारण से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं लोकसभा के रिजॉल्व होने से पहले ही. तो इफ़ द पर्सन सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा देन दैट पर्सन विल नो लॉन्गर रिमेन स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर. सेकेंड, इफ़ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द स्पीकर, तो डेप्यूटी स्पीकर को अगर रिजाइन करना हो तो वो स्पीकर को रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं. एंड लाइकवाइज अगर स्पीकर को रिजाइन करना हो तो वो डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं. तो अगर वो रिजाइन कर देते हैं स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर एक दूसरे को रेजिग्नेशन सबमिट करके, उस केस में भी नए स्पीकर का चुनाव किया जाएगा. और इफ़ ही और सी इज रिमूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा. तो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को हटाने के लिए प्रोसेस क्या है वो जरा देखते हैं. स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को हटाने के लिए एक रिजोल्यूशन लाया जाता है लोकसभा के अंदर और उस रिजोल्यूशन को पास करने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होती है. इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा. यानी कि लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उस वक्त, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा के, मान लीजिए 545 में से कुछ सीटें खाली हैं, सिर्फ 540 मेंबर्स हैं, तो 540 का जो मेजॉरिटी होगा 271 उतने चाहिए होंगे रिजोल्यूशन के फेवर में इन ऑर्डर टू गेट दैट रिजोल्यूशन पास्ड एंड दैट विल लीड टू रिमूवल ऑफ द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर. Such a resolution for the removal of speaker or deputy speaker can be moved only after giving a 14 days advance notice to speaker and deputy speaker. अगर इस पोस्ट की बात की जाए, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के हिस्ट्री की बात की जाए, कैसे ये पोस्ट की शुरुआत हुई, तो दीज 2 पोस्ट्स वेर क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्स फॉन्ड रिफॉर्म भी कहते हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919
1921 में 1921 में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट बनाया गया। 1921 में फेडरिक वाइट became the speaker and सच्चिदानंद सिन्हा became the deputy speaker. They were appointed by Governor General of India. वो बात अलग है कि आज़ादी से पहले लोकसभा के अंदर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी कही जाती थी, उसके स्पीकर को इनफैक्ट कहा जाता था प्रेसिडेंट और डेप्यूटी स्पीकर को कहा जाता था डेप्यूटी प्रेसिडेंट। आज़ादी के बाद फिर इनको स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कहा जाने लगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियाज़ फर्स्ट स्पीकर वॉज V. Mavlankar and Anant Syanam Iyengar became the first deputy speaker. तो V. Mavlankar साहब ये बने इंडिया के आज़ाद भारत के पहले स्पीकर, पहले लोकसभा के, और A. Iyengar साहब बने पहले डेप्यूटी स्पीकर। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो कम से कम 5 लेजिस्लेटिव असेंबली और इंक्लूडिंग लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट खाली है। इस कारण से एक PIL फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिमांडिंग और रिक्वेस्टिंग द सुप्रीम कोर्ट टू आस्क दीज लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकसभा टू अपॉइंट डेप्यूटी स्पीकर। और फिर उस PIL पे एक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है टू दीज 5 स्टेट्स राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड ओवर द फेलियर टू इलेक्ट डेप्यूटी स्पीकर। तब सवाल ये उठता है कि इज इट मैंडेटरी टू हैव डेप्यूटी स्पीकर? क्या डेप्यूटी स्पीकर होना मैंडेटरी है? तो उस पर आप देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि आर्टिकल 93 या 178 क्या कहता है कि द हाउस ऑफ द पीपल शैल चूज 2 मेंबर्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये जो वर्ड शैल यूज किया गया आर्टिकल 93 या 178 में, दैट इंडिकेट्स कि इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इज मैंडेटरी। ऐसा शैल लिखा है ना, मे तो नहीं लिखा है। तो शैल का मतलब ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट खाली नहीं होना चाहिए। अगर इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट खाली है, दैट मीन्स इट इज गोइंग अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो बात अलग है, सुप्रीम कोर्ट का इस पर अभी फैसला लेना बाकी है, बिकॉज यू ऑल नो द सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट हैज पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन वेन एवर देर इज एम्बिग्विटी ऑन एनी पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। जियो हेरिटेज क्या होता है? जियो हेरिटेज वो एक पर्टिकुलर लोकेशन जिसकी जोग्राफिकल या लिथिक मतलब रॉक के कंपोजिशन के कारण उसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे लोकेशंस को हम लोग कहते हैं जियो हेरिटेज। जियो हेरिटेज टर्म इज गिवन टू दो साइट्स दैट हैव ए वेरी सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल फीचर्स। साइंटिफिक, एजुकेशनल, कल्चरल या एस्थेटिक पर्सपेक्टिव से बहुत ही स्पेसिफिक जियोलॉजिकल फीचर्स हो तो वैसे जगहों को कहा जाता है जियो हेरिटेज। ऐसे साइट्स जिनसे काफ़ी क्रिटिकल नॉलेज निकाली जा सकती है अबाउट नेचुरल हजार्ड्स, ग्राउंड वाटर सप्लाई, सॉयल प्रोसेसेस, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ऐसे जगहों पे जहाँ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस निकल सकती है अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जियोलॉजिकल साइंस और बायोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी साइंस, ऐसे जगहों को फिर कहा जाता है जियो हेरिटेज। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगभग 32 से 34 ऐसे जगहों की लिस्ट बनाई है जिनको जियो हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल शिवालिक फॉसिल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश या फिर अकाल फॉसिल वुड पार्क ऑफ जैसलमेर। इस तरह के 32 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया एंड दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स या शॉर्ट में कहें तो जियो हेरिटेज। अभी देखिए, सिर्फ जियो हेरिटेज आइडेंटिफाई करने से तो उनका प्रोटेक्शन होगा नहीं। मौजूदा टाइम में देखा जाए तो देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जियो हेरिटेजेस इन इंडिया and that is why these geo heritages are threatened with destruction due to decay and population pressure। और इसी कारण से भारत सरकार लेकर के आई है जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022 विच हैज़ बीन ब्रॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो अब ये बिल के हिसाब से अब क्या किया जाएगा, ऐसे जियो हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। तो सबसे पहले तो बिल टॉक्स अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स। जियो हेरिटेज साइट्स क्या होता है वो तो मैंने आपको समझा दिया। जियो रेलिक्स क्या होता है? दे आर मूवेबल रेलिक्स
जैसे कोई पत्थर हो गया, ऐसी कोई चीज़ होगी जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है, इनको कहा गया जियो रेलिक्स। तो जियो रेलिक्स और जियो हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल लाया गया है, जिसके अंतर्गत द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिक्लेयर a site as geo heritage of national importance. Once the site has been declared as a geo heritage of national importance, Director General of Geological Survey of India will be given power of protection of geo heritages and geo relics. Once the particular location has been declared as geo heritage, construction on these sites would be prohibited. और जो भी इंसान इस साइट्स पे के आसपास कंस्ट्रक्शन करता हुआ पाया जाएगा, उस पर 5 लाख रुपए तक का फाइन या 6 महीने तक की जेल हो सकती है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज इन असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए 1996 से पहले वुड इंडस्ट्रीज वेयर क्वाइट प्रोमिनेंट इन असम, लेकिन फिर हुआ क्या, 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। इस फैसले के हिसाब से फेलिंग ऑफ ट्रीज अक्रॉस द कंट्री was now declared illegal. तो सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में इट बैंड ऑन ट्री फेलिंग अक्रॉस द कंट्री दैट लेड टू क्लोजर ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेड़ काट ही नहीं सकते, बट पेड़ काटने पे कई सारे स्ट्रिक्ट नियम लगा दिए गए आफ्टर 1996 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच डिक्लेयर्ड दैट फेलिंग ऑफ ट्रीज वुड बी बैंड। तो असम के अंदर भी पेड़ काटने पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गए। Only the permitted trees and that permission would be got all after a lot of hardship. तो इस कारण से असम के अंदर जो टिम्बर इंडस्ट्री है या वुड बेस्ड इंडस्ट्री है, उस पर काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस टाइम तक लगभग 2500 वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज थे, वो घट करके 1200 के आसपास आ गए आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो दिक्कत क्या थी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लगभग हर तरह के वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज पे लिमिटेशंस लगा दी गए। ऑल द वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, साइज, टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स वे आर ट्रीटेड इन ए सिमिलर मैनर, और हर तरह के ट्री को काटने पे बैन लगा दिया गया। देयर वाज अ ब्लैंकेट प्रोटेक्शन टू ऑल ट्रीज अंडर दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो इस कारण से वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो रही थी असम में। तो वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए, to bring back the glory of wood sector or wood based industries in Assam, the government has come up with 2 new regulations: Assam Wood Based Industries Promotion and Development Rules 2022 and Assam Trees Outside Forest Sustainable Management Rules 2022। इसके हिसाब से ये जो नए 2 कानून हैं, इसके हिसाब से अब ट्रीज को कैटेगराइज किया जाएगा फॉर ऑप्टिमल प्रोमोशन एंड ग्रोथ ऑफ द सेक्टर। अब हर एक ट्री पे उनको ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। एवरी ट्री विल नॉट बी गिवन ब्लैंकेट प्रोटेक्शन। सो अभी कैसा है, द ट्रीज विल बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। सॉ मिल्स एंड प्लाईवुड मिल्स विल बी नाउ कैटेगराइज्ड as primary wood based industries and they will be given license that will be valid for 5 years, and registration for plantation या felling permission and issuance of certificate will be now online अवेलेबल एंड इन टाइम बाउंड फैशन। तो अगर किसी एरिया में पेड़ काटने हैं तो अब ऑनलाइन एप्लीकेशन किया जा सकता है। आई डोंट नो वेदर दिस इज़ अ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़। एक तरीके से वुड बेस्ड इंडस्ट्री को रिवाइवल मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, लेकिन दूसरी तरफ इन्वायरमेंट को डैमेज हो सकता है। तो अब ऑनलाइन तरीके से अप्लाई किया जा सकता है वुड या ट्रीज़ को काटने के लिए, और टाइम बाउंड फैशन में परमिशन मिल जाएगा ट्री को काटने का इन ऑनलाइन मैनर। तो देखिए क्या नए रूल हैं। 68 टाइप्स ऑफ ट्रीज़ that are outside forest will be exempted from obtaining prior felling permission। तो 68 टाइप के ट्रीज़ को तो काटने पे कोई प्रायर परमिशन भी नहीं चाहिए जो फॉरेस्ट एरिया से बाहर हैं। बट फॉर अदर ट्रीज दैट आर बियॉन्ड 5 किलोमीटर फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया ऑनलाइन परमिशन विल बी रिक्वायर्ड। जिनको काटने के लिए ऑनलाइन परमिशन चाहिए होगा, and that will be applicable or that will be given within 48 hours of applications। तो आप अगर कोई भी ऐसा पेड़ काटना चाहते हैं जो फॉरेस्ट सर्कल से 5 किलोमीटर के रेंज से बाहर है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और आपको एप्लीकेशन अगर अप्रूव होना है तो 48 आवर्स में हो जाएगा। लेकिन अगर 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है तो 15 डेज़ का रिक्वायरमेंट है फॉर गिविंग दिस फेलिंग ऑफ ट्री परमिशन, क्योंकि उस केस में स्टडी की जाएगी कि उसको अब परमिशन देना है या नहीं देना। तो मुद्दा यह है
शॉर्ट में अगर कहा जाए तो वुड बेस्ड इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए पेड़ काटने पे जो नियम थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से जो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए थे उसको काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया गया, ऑनलाइन परमिशन दे दिया जाएगा और टाइम बाउंड फैशन में दिया जाएगा। टॉपिक नंबर 4 इज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6। ओनली वन रिकमेंडेशन ऑफ क्लॉज 6 पैनल हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस, जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक बार जरा बैकग्राउंड से देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। आप सबको पता है 1979 से लेकर के 1985 तक हमारे स्टेट असम में असम मूवमेंट चलाया गया। दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स हु हैड एंटर्ड इनटू असम एंड हैड सेटल्ड इन असम इन इलीगल मैनर। यह मूवमेंट 6 सालों तक चला, 1979 से 85 तक। स्टार्टिंग में तो पुलिस ने इस मूवमेंट को, इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की। हमारे स्टेट असम में दिस मूवमेंट और प्रोटेस्ट वाज मेनली लेड बाय द स्टूडेंट लीडर्स। स्टार्टिंग में पुलिस ने दबाने की कोशिश की, जिस कारण से कई सारे जगहों पे पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन भी हुआ। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 800 स्टूडेंट्स लॉस्ट देयर लाइफ इन पुलिस एट्रोसिटीज़। अल्टीमेटली 6 साल के इस मूवमेंट के बाद भारत सरकार ने असम सरकार के साथ मिल करके एक ट्राई पार्टेट एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें तीसरी पार्टी थी हमारे यहाँ से स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के। और इस तरीके से एक ट्राई पार्टेट एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको हम लोग असम अकॉर्ड नाम से जानते हैं। एंड दिस एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 15 अगस्त 1985। तो अगर इस असम अकॉर्ड की बात की जाए कि इस असम अकॉर्ड में क्या क्या बातें थीं, तो उसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि क्या 2 मेन डिमांड्स थे स्टूडेंट लीडर्स के या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आसू के। द 2 मेन डिमांड्स ऑफ द असम अकॉर्ड बाय ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। पहला था टू वीड आउट इलीगल इमिग्रेंट्स आउट ऑफ असम। तो असम के अंदर जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स घुस चुके हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। ये डिमांड तो एक्सेप्ट कर लिया भारत सरकार ने असम अकॉर्ड के अंतर्गत, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई खास स्टेप नहीं लिया कि क्या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स को, कैसे उनको हमारे स्टेट से बाहर भेजेंगे। इसको लेकर के कोई खास स्टेप लिया नहीं भारत सरकार ने, खाली असम अकॉर्ड में इसको एक्सेप्ट कर लिया। इस डायरेक्शन में अगर कोई स्टेप लिया गया है तो वो है एनआरसी को अपडेट करने का स्टेप, जो 2013 में शुरू किया गया ऑन डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और एनआरसी को अपडेट करने का जो कट ऑफ डेट रखा गया और 24 मार्च मिडनाइट रखा गया 1971। उससे पहले तक जो लोग भी हमारे स्टेट असम में रह रहे थे दे वुड बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट्स ऑफ असम एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। बट एनआरसी को अपडेट करने का जो प्रोसेस है जिससे इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको हमारे स्टेट असम से बाहर भेजा जाएगा, इस प्रोसेस को भी काफ़ी हद तक डाइल्यूट कर दिया गया विथ हेल्प ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 विच गिव्स सिटीजनशिप राइट्स टू द पीपल who have been living in Assam or other parts of India prior to 2014 and who basically have come from 3 countries Pakistan, Afghanistan, Bangladesh। तो हम तो मेनली बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स के कारण सफ़र कर रहे थे, तो उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बांग्लादेश से आए हुए इमिग्रेंट्स जो नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं उनको हमारे देश के अंदर रेजिडेंटशिप के साथ साथ सिटीजनशिप भी दी जाएगी। तो मुद्दा ये है कि एक तो हमने असम अकॉर्ड इतनी मेहनत से पाया, उसमें जो पहला प्रॉमिस था इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके वीड आउट करना, उस डायरेक्शन में कोई काम शुरू हुआ नहीं। शुरू भी हुआ एनआरसी अपडेट करने का प्रोसेस, तो उसको थोड़ी हद कुछ लिमिट तक या कुछ एक्सटेंट तक डाइल्यूट कर दिया गया विद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। दूसरा प्रॉमिस असम अकॉर्ड में था अबाउट कंजर्वेशन ऑफ असमीज कल्चर, और असमीज कल्चर को कंजर्व करने के लिए फिर लाया गया क्लॉज 6 विच वॉज इंसर्टेड टू कंजर्व असमीज कल्चर। Clause 6 of Assam Accord reads something like this: it will help in bringing constitutional, legislative and administrative safeguard as it may be required to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity, heritage of Assamese people। तो चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स लाया जाएगा असम के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, ऐसा प्रॉमिस किया गया क्लॉज 6 में। लेकिन इस डायरेक्शन में भी कुछ खास काम हुआ नहीं until a committee was created in 2019, July 2019, headed by retired Guwahati High Court Judge Justice Biplab Kumar Sharma। तो एक कमेटी बनाई गई, इस कमेटी को काम दिया गया कि आप स्टडी करके बताएं कि कैसे क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट किया जाए। क्लॉज 6 में तो मोटी मोटी बात लिखी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स लाए जाएंगे असमीज कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन एग्जैक्टली क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म लाया जाए, लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म लाया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म लाया जाए, ये तो कुछ बोला नहीं गया था क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड में। तो इसके लिए फिर बनाया गया जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी, जिसको काम दिया गया कि वो रेकमेंड करें कि कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं फॉर
कंजर्वेशन ऑफ एसएमईज कल्चर। जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी बनाई गई जुलाई 2019 में और इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया 10 फरवरी 2020 को। ये जो रिपोर्ट है इसको सबमिट करने में इसको बनाने में जो कमेटी थी जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी, इस कमेटी के कुछ मेंबर्स ऑल असम स्टूडेंट यूनियन से भी थे, जैसे आप देख सकते हैं समुजल भट्टाचार्य साहब वगैरह। तो हुआ क्या कि जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन इस रिपोर्ट को सरकार ने पब्लिकली रखा नहीं कभी। बट द अदर मेंबर्स ऑफ जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी हु बेसिकली बिलोंग टू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड विथ इनएक्शन एंड दैट इज हाउ दे मेड द रिपोर्ट पब्लिक। तो मुद्दा ये है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी में बाकी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के भी मेंबर्स थे। जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी ने अपना रिपोर्ट सरकार को सबमिट किया, सरकार ने उस पर कुछ खास काम किया नहीं, तो फिर इससे फ्रस्ट्रेट होकर के जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स थे उन्होंने उस रिपोर्ट को लेकर के पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि भाई हमने तो अपने अपने हिसाब से ये रिकमेंडेशंस दिए थे। तो मुद्दा ये है कि रिपोर्ट को ऑफिशियली या पब्लिकली, बिप्लब कुमार शर्मा जी की कमेटी के रिपोर्ट को ऑफिशियली या पब्लिकली सरकार ने सामने नहीं लाया, उसको सामने लाने वाले ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स थे जो बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन के या बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी के मेंबर्स भी थे। तो जरा देखते हैं आखिर इसी बहाने से ऑल असम स्टूडेंट यूनियन मेंबर्स के थ्रू ही सही, लेकिन जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन सामने आए कि क्या है इस कमेटी के रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया है कि क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। सरकार ने अभी तक खाली इस रिपोर्ट को लिया है, इस पर कुछ खास एक्शन लिया नहीं है। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या थे वो जरा देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ एसएमईज, आखिर कौन से लोग एसएमईज कहे जाएंगे वो भी तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि क्लॉज 6 कहता है कि एसएमईज कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन कौन से लोग एसएमईज हैं पहले उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो डेफिनेशन ऑफ एसएमईज या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसएमईज के लिए कट ऑफ डेट दिया गया बाय दिस कमिटी 1 जनवरी 1951 का। तो जो लोग भी इंडियन सिटीजन्स हु हैव बीन रिजाइडिंग इन असम बिफोर दिस पर्टिकुलर डेट दे विल बी कंसिडर्ड एज एसएमईज। उसके अलावा डिमांड की गई कि असम के अंदर एक अलग से अपर हाउस होना चाहिए, सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए, रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकल बॉडीज मिनिमम 80%, मैक्सिमम 100%। तो जो लोग भी एसएमईज लोग हैं उनके लिए पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोकल बॉडीज़ में रिजर्व कर दी जाए सीटों को, मिनिमम 80% या मैक्सिमम 100% भी किया जा सकता है। जॉब्स में कोटा, नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए, इनर लाइन परमिट सिस्टम लाया जाए, डीलिमिटेशन कमीशन लाया जाए आसाम के लिए टू डीलिनिएट बाउंड्रीज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ असम। ये रिपोर्ट या ये जो आर्टिकल हम अभी पढ़ रहे हैं, दिस आर्टिकल सेज कि ओनली 1 रिकमेंडेशन ऑफ क्लॉज 6 पैनल हैव बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार, और उसको भी इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत हुई है, और वो है ये वाला रिकमेंडेशन, डीलिमिटेशन कमीशन। आपको पता है इस साल जनवरी से हमारे स्टेट असम का डीलिमिटेशन शुरू किया है इलेक्शन कमीशन ने थ्रू डीलिमिटेशन कमीशन। तो आउट ऑफ सो मेनी रिकमेंडेशंस गिवन बाय क्लॉज 6 पैनल हेडेड बाय जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी, सिर्फ एक रिकमेंडेशन पे काम शुरू हुआ है। बाकी सारे जो रिकमेंडेशन है उनका क्या फ्यूचर है दैट इज येट अननोन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 12 ज्योतिर्लिंग्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग ऑफ दाकिनी असम, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एपीएससी प्रीलिम्स। देखिए ज्योतिर्लिंग्स क्या होते हैं वो तो आप समझते ही हैं। द लिंग इज सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा एंड प्लेसेस ऑफ हालोड इमरजेंस ऑफ लॉर्ड शिवा आर कॉल्ड ज्योतिर्लिंग्स। तो अलग अलग जगहों पे जहाँ पे लिंग उत्पन्न हुए हैं, निकले हैं ज़मीन के अंदर से, ऐसी मान्यता है, मानी जाती है, उन सब जगहों को डिक्लेयर कर दिया गया है ज्योतिर्लिंग्स एज पर हिंदू शास्त्र। तो हिंदू शास्त्र के हिसाब से 12 जगहों पे ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए हैं या प्रकट हुए हैं। वो 12 जगह ये हैं, सारे के सारे नाम तो आप रट नहीं सकते, बट ये 12 ज्योतिर्लिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी पायस, वेरी सैक्रेड बाय हिंदू डिवाउट पीपल। तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग का नाम है भीमा शंकर। एज पर हिंदू शास्त्रास, आउट ऑफ दिस 12 ज्योतिर्लिंग्स कंसिडर्ड टू बी वेरी सैक्रेड, 1 ज्योतिर्लिंग इज भीमा शंकर। अभी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर के 2 लीजेंड्स हैं, आप कह सकते हैं 2 मिथोलॉजीज हैं। पहला कहता है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग इज सिचुएटेड इन पुणे,
ऑन द सह्याद्री माउंटेन्स बाय द बैंक ऑफ रिवर भीमा. इट इज़ फ्रॉम हियर भीमा रिवर फ्लोज. तो ये देखिए, अब भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ है, तो इसको लेकर के दो मैथोलॉजीज हैं. कुछ लोगों का मानना है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जिसकी बात की गई है हिंदू शास्त्र में वो पुणे के अंदर है. कुछ लोग का ऐसा मानना है कि जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है जिसकी बात की गई है हिंदू शास्त्रार्थ में वो असम के अंदर है. तो जो लोग भी पुणे वाला आइडिया को सपोर्ट करते हैं वो लोग इस मैथोलॉजी को मानते हैं कि लॉर्ड शिवा वाज प्लीज्ड बाय डिवोशन ऑफ किंग नेम्ड भीमक ऑफ द सुन डायनेस्टी एंड दैट इज हाउ अ ज्योतिर्लिंग वाज क्रिएटेड नियर सह्याद्री और ऑन द सह्याद्री विच इज़ इन मॉडर्न डे पुणे. तो एक तो ये लीजेंड है या एक ये माइथोलॉजी है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर के. लेकिन एक दूसरी माइथोलॉजी भी है जिसके हिसाब से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग इज़ इन गुवाहाटी और नियर गुवाहाटी एट दाकिनी माउंटेन्स. तो अकॉर्डिंग टू शिव पुराण कहता है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग इज सिचुएटेड ऑन द माउंटेन्स ब्रह्मपुर इन डिस्ट्रिक्ट कामरूप ऑफ असम. Lord Shiva had incarnated here so that he could destroy the demons and protect his devotees and for the welfare of one and the all. तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो आसाम के अंदर जो लोग क्लेम करते हैं कि ओरिजिनल भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग आसाम दाकिनी में है, वो लोग इस माइथोलॉजी को मानते हैं, इस लीजेंड को मानते हैं कि भीमा वॉज वेरी पावरफुल एंड बारबेरिक असुर बॉर्न टू कुंभकर्ण. तो कुंभकर्ण का बेटा था भीमा एंड भीमा कुंभकर्ण और कारकती का बेटा था एंड भीमासुर wanted to avenge the death of his father at the hands of Lord Ram, and that is why he satisfied Lord Brahma with his tapasya and was blessed with immense power. जैसे उसको कई सारी शक्तियाँ मिल गई, कई सारे हथियार मिल गए, he invaded Kamrup by defeating king and took possession of elephants, horses and rath. Then the pious king along with his wife started worshipping Lord Shiva by putting up the Shiva idol. और यही जो शिवा आइडल यहाँ रखा गया दाकिनी पहाड़ पे जिसकी पूजा शुरू की गई, उसके बाद लॉर्ड शिवा हु केम टू नो अबाउट द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय भीमासुर ऑफ द किंग इमर्ज्ड फ्रॉम द आइडल. तो इस मूर्ति से फिर लॉर्ड शिवा निकले और भीमासुर का उन्होंने वध किया. उसके बाद से यहाँ पे ये ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग बना दिया गया. तो ये स्टोरी है, ये माइथोलॉजी है जो मानते हैं वो लोग जिनका मानना है कि ओरिजिनल भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग बिलोंग्स टू दाकिनी, असम, गुवाहाटी. अभी ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अब देखो शिवरात्रि आ रही है, तो शिवरात्रि के अवसर पे असम सरकार ने ये एडवर्टीजमेंट छापा है जिसमें उन्होंने कहा है कि देखिए भीमा शंकर इज ओरिजिनल भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग इज इन दाकिनी. तो एपीएससी प्रीलिम्स में या मेंस में तो इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. सरीन गैस इज एसोसिएटेड विथ सीरियन सिविल वॉर एंड मार्बर्ग वायरस डिजीज. Marburg and Ebola virus disease are clinically similar to each other. Absolutely correct. It is zoonotic disease. That is also correct. Continuous increase in concentration of intoxicant at successive trophic level. Trophic level पे अगर टॉक्सिक कंटेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसको कहा जाएगा बायोमैग्निफिकेशन. That's all from our side for today. Thanks for watching.